नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, अगर आपके भी 5वें सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स या इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस नाम का सब्जेक्ट है, तो आज वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके पहले चैप्टर को। देखिए, इससे पहले हालांकि मैंने यूनिट 1 को कंप्लीट करा दिया है, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे ऑनर्स वालों को थोड़ा डिटेल में जाना होता है, तो आप लोग इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको एक चैप्टर को लेकर के मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी और एक एक वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में कंटेंट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं इनिशियल लेवल पे इंट्रो के अंदर आप सभी को बता चुका हूं, 5वें सेमेस्टर के इनकम टैक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके सिलेबस में भी इनकम टैक्स डाला गया है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो शब्द हैं यहाँ पे, एक आपका इनकम है, दूसरा आपका टैक्स है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम शब्द आप सभी बार बार पढ़ते आए हो। अब हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले टैक्स से। देखिए, असल में टैक्स का मीनिंग क्या होता है, मायना क्या होता है, टैक्स कितने तरीके के होते हैं, टैक्स कौन इंपोज करता है, कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बुनियादी बातें हैं जिनको हमें लेक्चर में घुसने से पहले समझ लेना जरूरी है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टैक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स के बारे में, जैसे आपने सुना होगा जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जैसे आपने सुना होगा वीएटी माने वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में। अलग अलग तरीके के टैक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अब बुनियादी तौर पे सवाल ये आता है कि इस टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, टैक्स अपने आप में एक चार्ज होता है। किस तरीके का चार्ज होता है? कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है, जो कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी के ऊपर इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो गवर्नमेंट आपकी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, और वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग? टैक्स बोलते हो। अब जब आप लोग टैक्स पे करते हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप लोग एंटिटी हो, या कोई भी बिजनेस हो, जब आप लोग टैक्स पे करते हो तो आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसके बदले में हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये आपका इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें देता है। माने अगर आप लोग टैक्स की डेफिनेशन देना चाहे तो क्या कह सकते हैं? टैक्स अपने आप में एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो इंपोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल और ए एंटिटी टू जनरेट द रेवेन्यू। किसको जनरेट करने के लिए? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब इससे हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यही मैंने आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि टैक्स का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका टैक्स है। कोई भी टैक्स आप लोग लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो टैक्स है, ये सरकार के लिए मेन इनकम का सोर्स है। आप लोग क्या कह सकते हैं? इनकम कह दीजिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं आपके रेवेन्यू का सोर्स है। क्लियर है? अब ये सरकार को ये पैसा पहली बात तो सवाल ये उठता है, कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को अपनी कमाई पे पैसा क्यों दे, टैक्स क्यों दे? ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है तो एग्जैक्टली उसका यूज कहां पे किया जाता है? एक बड़ा सवाल ये भी रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, टैक्स रेवेन्यू का मेन सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं। अब आपको समझना क्या है, देखिए, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, माने आप लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें या फिर हेल्थ सेक्टर की बात कर सकते हैं, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम डिफेंस की बात कर सकते हैं। माने अलग अलग सेक्टर्स है हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं। अगर आप लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, इन तमाम जितने भी सेक्टर है, इनके अंदर लगातार इनोवेशन होता रहता है, लगातार काम होता रहता है, लगातार वर्क प्रोग्रेस में रहता है। अब इन सभी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के पास अपना कोई सोर्स तो है नहीं, उसके पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्स है। और ये टैक्स हर एक इंडिविजुअल या एंटिटी से या बिजनेस से सरकार कलेक्ट करती है और हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए उसी को वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉडीज है या अलग अलग जो गवर्नमेंट फैसिलिटी
देती है वो तमाम फैसिलिटी हमारे दिए हुए टैक्स के बेस पे ही बनाई जाती है, प्रोवाइड की जाती है और मुहैया की जाती है। अब एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जैसे मैं इंडिविजुअल हूं या मैं कोई बिजनेस ओनर हूं या मैं कोई बिजनेस हूं, ठीक है, अब मैं अपनी कमाई के ऊपर, मैं अपनी इनकम के ऊपर, मेरी हार्ड एंड फास्ट कमाई हुई मनी के ऊपर मैं टैक्स क्यों दूं? तो सरकार आपको एक रीजन देगी। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट तो यूज किया होगा, पब्लिक रोड्स को भी यूज किया होगा, माने जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जाता है, कहीं ना कहीं उन तमाम रिसोर्सेज का यूज हर एक इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी करती है, जिसके बदले आप एक छोटा सा अमाउंट टैक्स की टर्म में सरकार को पे कर सकते हो, ताकि उन तमाम सर्विसेज को, तमाम सेक्टर्स को और बेटर किया जा सके। क्लियर? तो बहुत बुनियादी तौर पे आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो टैक्स है ना, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, मैंने क्या बोला है? मैंने आपका बोला है गवर्नमेंट इंपोज करती है। अब गवर्नमेंट के बेस पे आप लोग टैक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक आपकी क्या आ जाती है? स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। एक आपकी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट का मतलब मेरा है, जैसे आप लोग म्युनिसिपैलिटी वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है, कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं जिनको लोकल गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है। जैसे म्युनिसिपैलिटी के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स हो गया, वाटर के ऊपर टैक्स हो गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका टैक्स इंपोज किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट आपका टैक्स इंपोज करती है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो सकती है, स्टेट हो सकती है और लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। अब ये किसके ऊपर इंपोज किया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर इंपोज किया जाता है या किसी भी एंटिटी के ऊपर इंपोज किया जाता है। क्लियर? कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई एंटिटी हो सकता है। एक चीज और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों शब्द की जगह, माने अभी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपका क्या है? एक तो शब्द है आपका इंडिविजुअल और दूसरा क्या है? प्लस में आपका एंटिटी है। अब कई कई किताबों में क्या होता है, इस शब्द को रिप्लेस करके हम लोग एक शब्द लिख देते हैं जिसका मतलब होता है पर्सन। अब कई मेरे भाई बंधु जो नए हैं, जो इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं अभी पढ़ना शुरू किए हैं, वो यहाँ से ये आइडिया लेके चलते हैं कि केवल पर्सन मतलब व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन ये वो पर्सन नहीं है, ये पर्सन है इनकम टैक्स वाला। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, आगे मैं आपका पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन आता है 2 और उस सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन आता है 31 31। माने आप लोग ये कह सकते हैं आपका जो सेक्शन 2 है टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 बताता है कि पर्सन की क्या डेफिनेशन रहेगी। करीब 8 तरीके के लोग यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपका कोई व्यक्ति हो गया, इंडिविजुअल हो गया, वो भी पर्सन है, कोई कंपनी है वो भी पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी आपका पर्सन रहने वाला है, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आपका कंपनी रहने वाला है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कंपनी रहने वाला है, अलग अलग लोकल अथॉरिटी है वो भी आपकी क्या रहने वाली है? पर्सन रहने वाली, कंपनी नहीं पर्सन रहने वाली है। तो इस तरीके से करीब करीब 8 लोगों को या 8 कैटेगरी को किसके अंदर रखा गया है? आपकी पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो अगर आपकी किताब के अंदर पर्सन लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक किताब से मेरे को याद आया, काफी बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर हमें इस सब्जेक्ट के लिए बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए। देखिए काफी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, एक अच्छा नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, बाकी रेस्ट आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। नोट्स हम लोग अपने चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग एक किताब आती है गिरीश आहूजा की, तो गिरीश आहूजा की किताब ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट किताब ये टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए मानी जाती है। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको टैक्स की क्लैरिटी मिली होगी, टैक्स का मतलब मिला होगा। ये सरकार के लिए क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया होता है। किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। यहाँ पे जो पब्लिक है वो विदाउट एक्सपेक्टिंग द डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स पे करती है। क्लियर है? और कई ऐसे टैक्स या ऑलमोस्ट टैक्स ऐसे हैं जो कंपलसरी होते हैं। मैंने शुरू में बता दिया ना, ये कैसा है? ये कंपलसरी है, ये वॉलंटरी नेचर नहीं है, इनवॉलंटरी नेचर है, माने आपको पे करना ही पड़ेगा व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें बताई हैं टैक्स को लेकर के कि टैक्स का मायना क्या होता है। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे किसको लेकर के रहेगा? हमारा पूरा का पूरा फोकस आपके इनकम टैक्स को लेकर के रहेगा।
रहेगा। तो इससे पहले आप लोग समझिएगा, इनकम जो है इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन की जो इनकम है ना, उसके ऊपर जो कंपलसरी डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब आपको समझना क्या है, आपको समझना है इनकम टैक्स को समझने से पहले 1961 के अंदर एक एक्ट आया था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, आपका इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल कह सकते हो, आपका क्या नाम है इसका, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बारे में थोड़ी फाउंडेशन डाल लीजिए, थोड़ा इसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिए कि एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या था। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स डाली हुई है, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कौन से लॉ की बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए 1961 के अंदर ये टैक्स तैयार हो गया था, बन गया था। उससे नेक्स्ट ईयर करीब करीब पहले आपका 28 फेब को लागू होता था, अभी 1 फेब को ये डेट चेंज कर दी गई है। बहरहाल वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, आप लोग ये मान के चले इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन कम इनटू इफेक्ट कब आया, ये कब आपके इफेक्ट में कब आया, ये ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1962 को ये लागू कर दिया गया था। देखिए 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 तैयार हो गया था, और उसको इंप्लीमेंट कब किया गया, ये आप लोग मान सकते हैं। उसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्टर्ड कौन करता है, आपका सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स आगे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, 2 तरीके के टैक्सेस बनेंगे, एक आपका डायरेक्ट टैक्स रहेगा, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, क्या बताया मैंने, आपका सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका एब्रीविएशन याद रखिएगा, ये किसका एब्रीविएशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है जो सीबीडीटी है, वो एडमिनिस्टर्ड करती है किसको, आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। याद रखिएगा, इनकम टैक्स रूल अलग चीज होता है, इनकम टैक्स एक्ट अलग चीज होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा इनके बीच में क्या फर्क होता है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये याद रखिएगा, जो आपका ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये आपका जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट। कब की बात हो रही है, 1961 की बात हो रही है। इसके अंदर करीब करीब आप लोग मान सकते हैं 298 से ज्यादा सेक्शंस थे। ठीक है, क्या थे आपके, सेक्शन थे। अभी 298 से ज्यादा इसके अंदर सेक्शन थे। अब काफी बच्चों को दिक्कत होगी, सर ये सेक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी एक्ट होता है ना, उसके अंदर 3 टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहली टर्म आपकी सेक्शन कहलाती है, दूसरी टर्म आपकी सब सेक्शन कहलाएगी। आगे मैं अभी सभी चीजों को समझाने वाला हूं। एक आपका क्लोज रहता है, तो याद रखिएगा क्लोज का क्या मीनिंग होता है, सब सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इत्मीनान से एक एक चीज को नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा, ओवर 298 माने 298 से ज्यादा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है, सेक्शंस रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ये एक बार बन गया तो बन गया, अब यही आज तक लागू हो रहा है। माने अभी तक यही आपका काम करता आ रहा है। हर साल इसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट कर दिया जाता है, जिसको इनकम टैक्स रूल बोला जाता है। हर साल इसके अंदर तब्दीली, अमेंडमेंट कर दिया जाता है और इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1961 से आपका ये कानून चला रहा है, ये एक्ट चला रहा है, और अभी तक इसके अंदर लगातार चेंजेस, अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं, अभी रिसेंटली सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि कब तक यार इतनी चीजों को चेंज करते रहेंगे, और ये बहुत बड़ा डेटा बन जाता है। हर एक चीज को, हर एक अमेंडमेंट को याद करना, उनको प्रैक्टिसेस में लेके आना, इट्स ए ह्यूज टास्क, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी एक आपका कॉमन जो आपका टैक्स आने वाला है, बहरहाल अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्या बैकग्राउंड था, इसकी क्या भूमिका थी, टैक्स का क्या मीनिंग था। यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब मेरे पीछे आप लोग एक दादी की फोटो देख रहे होंगे, ये कौन है, ये हमारी फिनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। अब फिनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, देखिए बुनियादी तौर पर अगर आप लोगों को स्टूडेंट की लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो आप लोग ये मान सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फिनेंस मिनिस्टर का मोटा मोटा यही काम होता है। पहले तो ये देखना कि हमारे देश के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर कितने एक्सपेंस है, माने हमारे पास कितना एक्सपेंस हो रहा है, उस एक्सपेंस के बाद उसको चेक करना है आपका इनकम
कैसे जनरेट किया जाएगा। अब इस इनकम को जनरेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेरा टारगेट यहाँ पे टैक्स को लेकर के रहेगा। टैक्स को लेकर के कौन कौन से कानून लाने की जरूरत है, कौन कौन से अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, कौन कौन से चेंजेस एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर करने हैं, एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर करने, तमाम बातें किसका काम होता है, ये काम होता है एक फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमण का, जो पार्लियामेंट के अंदर हर साल के 1 फेब को ये आपका बजट पास करती है, बजट रखती है। माने आप लोग ये मान के चल सकते हैं जैसे बजट 2025 है, ये वाला जो बजट है ना, ये अभी कब आता है पार्लियामेंट के अंदर, 1 फेब को अनाउंस कर दिया जाता है। क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 फेब को आ जाता है। पहले वाला जो डेट है अगर आप लोग देखेंगे, पहले 28 फेब को अनाउंस किया जाता था। तो ये जो बजट है, ये बजट एग्जिस्टेंस में आ जाता है 1 फेब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर है पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं। ये जो आपको इनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर आज के टाइम पे एक आईपैड होता है या लैपटॉप होता है, जिसके अंदर ये वो तमाम चीजें लिख करके लाते हैं, वो तमाम चीजें तैयार होती हैं जो हमें इस साल चेंज करनी है, सेम रखनी है, व्हाट एवर द सिचुएशन। अब ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बजट जो है, बजट हर साल आता है, माने हर साल के 1 फेब को बजट अनाउंस कर दिया जाता है। इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिस साल प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन या चुनाव होते हैं, उस साल आपको ये जो आपका स्पेसिफिकली बजट है, ये आपको 2 बार देखने को मिला था। जैसे पहले आपका 1 फेब को, उसके बाद जुलाई के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। क्लियर, तो ये आपका बजट कब आएगा, आपके पार्लियामेंट के अंदर 1 फेब को यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका काम यही होता है, एक्सपेंस कितना है, इनकम कहां से जनरेट किया जाए, मेन मुद्दा टैक्स का रहेगा। क्लियर, ये सब का काम किसका रहता है, ये आपके स्पेसिफिकली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका रहता है। क्लियर, तो यहां तक मैं कोशिश की है मैंने आपको माय डियर फ्रेंड्स चीजें क्लियर करने की, चीजें समझाने की। जहां तक मेरा आइडिया है आपको यहां तक लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। देखो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहा किया है तो अभी तक कर दीजिए इसको फटाफट शेयर, थोड़ा सा हेल्प मेरा भी कीजिए आप लोग, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देखिए टैक्स के टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। टैक्स को हालांकि अलग अलग पैरामीटर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक तो टैक्स की क्लासिफिकेशन होती है कि उसको इंपोज करने वाली गवर्नमेंट कौन सी है, अथॉरिटी कौन सी है। जैसे अभी अभी हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ टैक्सेस का अधिकार होता है, और एक गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी जिसको कहते हैं, उनके पास भी कुछ कुछ टैक्सेस का अधिकार होता है। तो उनके भी यहाँ पे अलग कैटेगरी बन जाएगी। ये जो कैटेगरी है टैक्स की, ये हम लोगों ने क्लासीफाई की है आपकी टैक्सेशन के बेस पे। क्लियर है, याद रखिएगा, टैक्सेशन के बेस पे टैक्स आर क्लासिफाइड या टैक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरी। पहला आपका कैटेगरी बनता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कैटेगरी बनता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब सीधा, मतलब अगर आप लोग देसी लैंग्वेज में समझे, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को या जिसकी लायबिलिटी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। माने डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। इसके बर्डन को क्या नहीं किया जा सकता है, शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे अब 2 टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। एक तो आप लोग इनकम टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इनकम जिस भी आदमी ने कमाई है, जिस भी इंडिविजुअल ने कमाई है, इसके ऊपर टैक्स, इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो उसी को देना पड़ेगा जिसकी वो इनकम है, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक दूसरा एग्जांपल आप लोग और ले सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी किस कैटेगरी में आता है, वो आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो माय डियर फ्रेंड, जिस भी टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जा सके वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, और जिसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में मैं बात करूं तो आपका जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे मैं सेलर हूं या मैं कोई दुकानदार हूं, ठीक है, शॉपकीपर हूं, मेरे को गवर्नमेंट को जो सामान लिया है उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे बर्डन को मैं अपनी जो कस्टमर है उनके ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। मान लीजिए वो मेरे से एक पैकेट खरीदते हैं, तो मैं क्या कहता हूं, इसका प्राइस ये है, प्लस में इसका प्राइस क्या है, फलाना है,
प्लस में इसको 18% वट एवर द अमाउंट, अब इस पे नहीं जाइएगा, 18% आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये जो आपका एक पैकेट के ऊपर इसने जीएसटी शिफ्ट किया है, माने ये जो आपका सेलर है इसने अपने बर्डन को अपने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द टैक्सेस आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोग ध्यान रखिएगा। जीएसटी हो गया, जीएसटी का मतलब अभी अभी मैंने बताया क्या फुल फॉर्म होता है इसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। याद रखिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पहला टैक्स है। दूसरा टैक्स आपका कस्टम वाला हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कस्टम टैक्स क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तीसरा होता है वीएटी। वीएटी का मतलब जिसको आप लोग कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। क्या याद रखेंगे आप लोग, आप याद रखिएगा वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों के तीनों माय डियर फ्रेंड्स इंडिविजुअल की सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो टैक्स टैक्सेशन के बेस पे दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, और जिसके बर्डन को शिफ्ट करे किया जा सकता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, और आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी, कस्टम और वीएटी वैल्यू एडिड टैक्स आ गया। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, इतना याद कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होगी। अब जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमें न केवल इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना है, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवली मैं बोलूं इनकम टैक्स लॉ को पढ़ना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इनकम टैक्स लॉ टर्म एक है, इंडिविजुअल टर्म है, लेकिन इसके अंदर काफी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जैसे आपको पढ़ना है यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपका एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टैक्सेशन लागू होता है। अब हर साल इनकम टैक्स एक्ट जैसे 1961 के अंदर बना था, ठीक है, अब वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1962 में, यानी कि उसके अमेंडमेंट होकर के उसमें चेंजेस होकर के आए थे, तो उसके आगे रूल लग जाएगा। माने क्या है, ये आपका इनकम टैक्स रूल 1962। देखिए यहाँ पे 61 है, यहाँ पे कितना है, 62 है। कई बार कोई डेडलाइन इंक्रीज करनी हो, कोई एग्जम्पशन देना हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना हो, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स और एक्ट के थ्रू नहीं करती, एक नोटिफिकेशन जारी करती है, एक सर्कुलर जारी करती है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को भी पढ़ना है। अच्छा, फाइनेंस एक्ट को भी पढ़ना है। जो फाइनेंस एक्ट है एनुअली जो बजट आता है ना हर साल 1 फेब को आपके पार्लियामेंट के अंदर, ये वही बजट है। इस बजट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फाइनेंस एक्ट कहते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। सर्कुलर्स को आपको पढ़ना है, प्लस में जो आपका जुडिशियल डिसीजन है, कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जिनको हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आएगा, इनकम टैक्स रूल 1962 आ जाएगा, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, फिनांस एक्ट एनुअल आ जाएगा, सर्कुलर्स आ जाएंगे, और सर्कुलर्स भी आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वाले आ जाएंगे, जुडिशियल डिसीजन आ जाएंगे। और ये सब किस में आते हैं, इनकम टैक्स लॉ के अंदर। ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का टाइटल ही क्या है, हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है आपका इनकम टैक्स। क्लियर, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। टैक्सेस के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। तो आपका इनकम टैक्स लॉ है, उसके अंदर जो ये 2+2+2 6 टर्मिनोलॉजी है, 6 टर्म्स हैं, जिनको अभी हम लोग बारी बारी करके अंडरस्टैंड करने वाले हैं। डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इंडियन टैक्स है, सॉरी आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961। मैंने बताया सबसे पहला एक ऐसा टैक्स एक्ट जो बन गया, उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस होते रहे, कुछ कुछ बदलाव होते रहे, लेकिन हम उसको अभी तक इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। अभी तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये आपका मेन लीगल फ्रेमवर्क होता है टैक्सेशन इन इंडिया के लिए। क्लियर है, आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। टैक्सेशन इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन और जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है, आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये कब एनफोर्सेबल था, या का एग्जिस्टेंस में कब आया था, या इंप्लीमेंट कब हुआ था, या एनएक्टेड कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 को। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक आपके अलग अलग प्रोविजंस लिखे होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग
प्रोविजंस लिखे होते हैं। किसको लेकर के याद रखिएगा, अलग अलग प्रोविजंस आपकी टैक्स को लेकर के, ठीक है, किसको लेकर के है, आपके टैक्स को लेकर के है, उस टैक्स के कलेक्शन को लेकर के है। ये आपको याद रखना है कि कैसे आपको टैक्स को इंप्लीमेंट करना है, टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और किस तरीके से आपके टैक्स की रिकवरी की जाएगी। याद रखिएगा ये तमाम बातें, इन तमाम टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए प्रोविजंस कहां पे लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिखे हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो आपका एक्ट है इसके अंदर ये जो प्रोविजन है इनको डिवाइड किया गया है तीन अलग अलग टर्म्स के अंदर। पहली टर्म आपकी सेक्शन आ जाती है, दूसरी टर्म आपकी सबसेक्शन आ जाती है, और तीसरी टर्म आपकी क्लोजेज आ जाती है। अभी मैं समझाने वाला हूं, अभी बस कुछ ही देर में आपको इनका फर्क भी समझ में आ जाएगा। सेक्शन का मायना क्या होता है, सबसेक्शन का मायना क्या होता है, और क्लोजेस का मायना क्या होता है। क्लियर, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोविजंस होते हैं लीवी से, कलेक्शन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स से रिलेटेड सेक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं, सबसेक्शन, क्लोजेज और शेड्यूल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको समझ में आई होगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बाद इनकम टैक्स रूल 1962 की। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो आपके इनकम टैक्स रूल है इनको फ्रेम करता है सीबीडीटी। सीबीडीटी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपके जो इनकम टैक्स रूल है उनको फ्रेम करने का काम किसका होता है, सीबीडीटी का होता है। यहां पर अलग अलग प्रोसीजरल रूल होते हैं, माने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा, ये सब कहां पे मेंशन है, इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर है। देखिए वहां पे बता दिया, ये वाला जैसे टैक्स स्लैब है ये आपको अप्लाई कर रहा है, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ये तमाम बातें इनकम टैक्स रूल के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, दीज आर द प्रोसीजरल रूल फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर द एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रूल है वो आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है, फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, टाइमलाइन, इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग जो भी एक्ट प्रोविजंस है एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स 1961 के अंदर, उनके अंदर जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टाइमलाइन जैसी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, इनकम टैक्स रूल 1962 प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इनकम टैक्स एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में ये भी आ गया होगा एग्जैक्टली कि इनकम टैक्स रूल क्या रहने वाला है। ठीक है, इनकम टैक्स रूल को समझने के बाद अब हम समझेंगे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्या होता है, अक्सर क्या होता है। या तो आप लोग ये मान के चलें कि आपका जो सीबीडीटी है माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये एक बॉडी है, या फिर आप लोग कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और एसीबीडीटी, माने जितने भी आपके नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स को लेकर के वो सबको इशू करने का जिम्मा दो लोगों के ऊपर है, या दो अथॉरिटीज के ऊपर है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर अथॉरिटी होती है, दूसरा सीबीडीटी के पास होता है, माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको इशू कर सकता है नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, सीबीडीटी इशू करता है, या एमएफ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इशू करता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, इसको यूज टू अमेंड रूल्स। ठीक है, किसी भी रूल के अंदर अमेंड करना है, ठीक है, चेंजमेंट करना है, बदलाव करना है, ये आप लोग कह सकते हैं तब्दीली करना है, तो ये सब काम किसके होते हैं, ये नोटिफिकेशन के थ्रू किए जा सकते हैं। कोई भी एग्जम्पशन का अनाउंसमेंट करना है, किसी भी डेडलाइन को एक्सटेंड करना है, या किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर को नोटिफाई करना है, ये तमाम चीजें केवल एक नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या सीबीडीटी इशू कर सकती है। अब यहाँ पे जैसे आप एक एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था पैन कार्ड को लेकर के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आधार लिंकिंग एजम्पशन टू सर्टेन द इनकम। ठीक है, तो इस तरीके के नोटिफिकेशन अक्सर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड द सीबीडीटी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अनाउंस कर सकते हैं। किसी रूल के अंदर अमेंड करना है, एग्जम्पशंस को एक तरीके से बताना है, नोटिफाई करना है, डेडलाइन को एक्सटेंड करना है, या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल के बारे में बात करनी है। लास्ट एंड फाइनल मैंने बताया फिनांस एक्ट, ये कैसा रहता है, एनुअल रहता है। वही 1 फरवरी को आने वाला बजट, उसको क्या बोलते हैं, फिनांस एक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो बजट है उसके ऊपर एक व्यक्ति है जो साइन कर देता है, आप सभी को पता है, तो एक्ट बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कौन करता है साइन, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फिनांस एक्ट है ये हर साल यूनियन बजट के तरह प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन यूनियन बजट। ये जो आपका फिनांस एक्ट है ये यूनियन बजट के अंदर हर साल प्रेजेंट किया जाता है। कौन प्रेजेंट करता है, फिनांस मिनिस्टर, जैसे अभी के लिए निर्मला सीतारमण। ठीक है, मेक अमेंडमेंट टू द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाली फाइनेंशियल ईयर के दरमियान हमें कौन कौन से अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर करने हैं, ये सारी बातें कहां पे लिखी होती हैं, फिनांस एक्ट एनुअल के अंदर लिखी होती है, जो हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको टैक्स स्लैब को चेंज करना है, जैसे डिडक्शन के बारे में बात करनी है, जैसे सरचार्जेस के बारे में बात करनी है, सरचार्जेस रेट्स के बारे में बात करनी है, ये तमाम बातें फिनांस एक्ट के अंदर लिखी होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझना है। यहाँ पे इनको अगर आप लोग समझ गए तो कहीं ना कहीं एक लीगल फ्रेमवर्क आपको समझ में आ जाएगा, और टैक्स को अंडरस्टैंड करने में कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलेगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। यहाँ पे क्या होता है, जुडिशियल डिसीजंस की बात होती है। जुडिशियल डिसीजन का मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट है या फिर आपका हाई कोर्ट है, वो अलग अलग टैक्स से रिलेटेड मामलों के अंदर आपने जजमेंट्स देता है। वो सारे जजमेंट्स और डिसीजन यहाँ पे हमें क्या करने होते हैं, अंडरस्टैंड करने होते हैं। माने जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट एंड द इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल, माने ITAT। ठीक है, ये जो भी जजमेंट है ये सब क्या कहलाते हैं, जुडिशियल डिसीजन कहलाते हैं। ये हेल्प करते हैं इंटरप्रेट टैक्स लॉ इन डिस्प्यूट और द अनक्लियर मैटर। ठीक है, ये हेल्प करते हैं किसको, इंटरप्रेट करने के लिए टैक्स लॉ को, किसके अंदर, डिस्प्यूट के अंदर या अनक्लियर मैटर्स के अंदर। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, जुडिशियल डिसीजंस कहलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा, जहन में उतार लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ जाएंगी। अभी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी आगे, आप लोग जब हमसे पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि बहुत आसान सब्जेक्ट हम लोग ये लेके चल रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही इसका टेंशन ले रखा था, हालांकि प्रैक्टिकल भी है, तमाम प्रैक्टिसेस मैं करवाने वाला हूं। मोर एम्फसाइज करेंगे हम लोग ऑनर्स वाले बच्चों का, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स का रेशियो ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, बहरहाल अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपका सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, आपके सबसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्लोज का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ डेफिनेशन देने वाला हूं इनकम टैक्स की, एंड फाइनली कुछ इनकम टैक्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को या की फीचर्स को, एंड इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिर खत्म कर देंगे। ये आपका ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। तो देखो यार, यहां तक समझने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट या किसी भी एक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, लॉ के अंदर स्पेसिफिकली आप लोग जाते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं। पहला आपका किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शन आएगा, दूसरा उसका सबसेक्शन आएगा, तीसरा उसका क्लोज आएगा। तो अभी एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्क्लोज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, सबसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, और क्लोज का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन का मतलब होता है उस एक्ट के अंदर एक मेन यूनिट रहेगा जिसके अंदर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन देंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सेक्शन। माने अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शन वो मेन यूनिट होता है किसी भी एक्ट के अंदर जो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या प्रोविजन को एक्सप्लेन करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, ऐसे से आप लोग मूव ऑन करेंगे। सेक्शन 2 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आप पर्सन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, इनकम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, असेसमेंट ईयर के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, प्रीवियस ईयर के बारे में आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे करके तमाम टर्मिनोलॉजी है जो एक सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली एक्सप्लेन की जाती है, अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। माने आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, जैसे आप सेक्शन 2 का एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 2 के अंदर आप लोग एसएससी को डिफाइन करते हैं, इनकम को डिफाइन करते हैं, पर्सन को डिफाइन करते हैं, और भी असेसमेंट ईयर हो गया, आपका प्रीवियस ईयर हो गया, तमाम टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। माने आप लोग ये समझ सकते हैं किसी एक्ट के अंदर सबसे
मेन यूनिट जहां पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्शन। उसको क्या बोला जाता है? सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब सेक्शन के अगर अंदर आप लोग जाते हैं और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या उसका पार्ट है या उस सेक्शन के ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है, यानी कि सेक्शन का डिवीजन कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सबसेक्शन बोलेंगे। यानी कि अगली जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी? वो आपकी सबसेक्शन की आएगी। यानी कि डिवीजन ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड द सबसेक्शन, जो क्या एक्सप्लेन करता है? किसी कंडीशन को एक्सप्लेन करता है सेक्शन की, या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट या लिस्ट को एक्सप्लेन करता है। माने हम लोग कह सकते हैं सबसेक्शन डिवीजन ऑफ ए सेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ ए सेक्शन, इट रिटन इन द ब्रैकेट। एक चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा जब भी आप लोग लॉ पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, अगर सेमेस्टर 3 के अंदर आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ पढ़ा होगा, तो अलग अलग लॉ की मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, आपका सेक्शन 2 है, इसके ब्रैकेट में मैं अल्फाबेटिकल भी लिखता हूं और आपका एक न्यूमेरिकल भी लिखता हूं। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यूमेरिकल नंबर होता है ना, कि जो न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करता है वही आपका सबसेक्शन होगा। और अगर आपको अल्फाबेट्स दिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्लोजेस को। यानी कि आप लोग कह सकते हैं सबसेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेक्शन होता है। जैसे ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3 आप लोग कह सकते हैं, ये आपका एक्सप्लेन करते हैं किसी भी पार्ट को या कंडीशन को, किससे जुड़ी हुई? मेन सेक्शन से जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड द सबसेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? सबसेक्शन बोला जाता है। जैसे अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं और सबसेक्शन 31 की बात करता हूं, तो सबसेक्शन 31 हमें पर्सन की डेफिनेशन देता है। ऐसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर आप लोग जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। सेक्शन 2 की अगर आप लोग बात करते हैं और सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन 24 की बात करते हैं, तो ये सबसेक्शन 24 हमें इनकम को डिफाइन करता है कि इनकम की डेफिनेशन क्या रहेगी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझा, सेक्शन का क्या मायना होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद हमने समझा सबसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजेस। क्लोजेस का मतलब सबसेक्शन का भी डिवीजन आप लोग कर दीजिए। सेक्शन का डिवाइड किया, सबसेक्शन बन गया। सबसेक्शन का डिवाइड अगर आप लोग करते हो तो क्लोज बन जाता है। माने आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लोज इज ए फर्दर डिवीजन विद इन द सबसेक्शन। क्या बोलोगे आप लोग इसको? डिवीजन विद इन द सेकंड इज कॉल्ड द सब क्लोजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लिस्ट और आइटम ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अलग अलग लिस्ट या आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोजेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसेक्शन के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने को मिली थी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपके क्लोजेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कहेंगे सेक्शन नंबर 2 है, सबसेक्शन 24 है, इसका क्लोज आई है जो हमें बताएगा एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ ए बिजनेस और ए प्रोफेशन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको रीड करना है। तो जब भी आप लोग लॉ पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं, तो आपको ये जरूर अंडरस्टैंड करना है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके स्पेसिफिकली सेक्शन का क्या मतलब है, सबसेक्शन का क्या मतलब है और आपके क्लोजेस का क्या मतलब है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपके जहन में आ गई होंगी, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली लास्ट डेफिनेशन पर मैं आ गया हूं। लास्ट ये डेफिनेशन रहेगी, 2 स्लाइड और है, फिर हम इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले इनकम टैक्स की। टैक्स मैंने बताया, टैक्स अपने आप में एक आपका ऐसा कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो किसी भी इंडिविजुअल या एंटिटी के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट इंपोज करती है, और इंडिविजुअल या एंटिटी डायरेक्टली बेनिफिट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम लोग टैक्स कहते हैं। अब टैक्स ये जो लगाया गया, ये कंपल्सरी चार्ज लगाया गया, ये किसी भी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लगाया गया, दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। इसको क्या बोला जाता है? इनकम टैक्स बोला जाता है। इनकम टैक्स की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 2 कैटेगरी में की थी। पहला आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया था, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। एक मार्क कर लीजिएगा, दिस इज बेस्ड ऑन द टैक्सेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेविड अथॉरिटी। आपको ध्यान रखना मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं? वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस ऑफ द टैक्सेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सेशन वी कैन क्लासिफाई द टैक्स इनटू द 2 कैटेगरीज, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 टैक्सेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो आपका इनकम टैक्स है ना, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स, मींस इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर लीजिए, ये जिन लोगों ने अर्न किया है ना इनकम या कॉर्पोरेट की मैं बात करूं, तो उसी व्यक्ति को, उसी एंटिटी को
को पे करना पड़ेगा, इसके बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप कि इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। मैंने बहुत इत्मीनान से पिछले आधे घंटे में आपको इसी चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, टैक्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इनकम को आप लोग कहीं ना कहीं समझ पाए। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे इनकम टैक्स कौन सी कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। कौन इंपोज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करता है। किसके ऊपर इंपोज होता है, इनकम के ऊपर, किसी भी पर्सन की। मैं बार बार बता रहा हूं, पर्सन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड मेनी अथॉरिटीज, वी आर टॉक्ड अबाउट दैट। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको पर्सन को हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ये जरूरी बात है। ठीक है, यहाँ पे एक एक ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के दरमियान कोई भी पर्सन जो इनकम अर्न करता है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है। दिस इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। इसको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स बोला जाता है। इनकम टैक्स गवर्न होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद रखिएगा। ठीक है, और ये टैक्स क्यों लिया जाता है इस मुद्दे पर भी मैं बात कर चुका हूं, ताकि गवर्नमेंट ढांचा जो है, गवर्नमेंट सिस्टम जो है, वो अलग अलग सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सके, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो आपका अलग अलग सेक्टर में हो। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की कुछ फीचर्स है जिनको आप लोग अभी अभी डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से समझी, लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कहीं ना कहीं कि क्या क्या फीचर रहने वाली है। सबसे पहले फीचर तो यही है कि इनकम टैक्स कंपलसरी पेमेंट होता है, माने इनवॉलंटरी इन नेचर, नॉट इन द वॉलंटरी इन नेचर, माने आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं किया, ये अपना बीवी नहीं है, थोड़ी आउट ऑफ द स्टेशन नहीं जाते हैं। कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पेमेंट करना ही करना है, आपको ये टैक्स देना ही देना है। व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, डजंट मैटर, पेमेंट आपको करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी का टैक्स है ये भी याद रखिएगा। अभी अभी बताया ना मैंने कौन सी कैटेगरी का टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, यानी कि इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और इसको इंपोज कौन करता है, इसको इंपोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटेड by the CBDT। and what is the abbreviation of the CBDT? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये आपका बेस्ड ऑन इनकम होता है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। एनुअल टैक्स होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द अपकमिंग लेक्चर। ये टैक्स कैसा होता है, आपका एनुअल टैक्स होता है। एनुअल टैक्स का मायना क्या होता है कि एक साल में जितना आप लोगों ने पैसा कमाया उसका इकट्ठा पेमेंट, उसके ऊपर इकट्ठा टैक्स आपको पे करना है। लास्ट एंड फाइनल होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, या प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शब्द सुना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनकम घटेगा तो टैक्स भी घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द टैक्स। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्या है, नो डायरेक्ट बेनिफिट। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स देके आप लोग सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, ये वाला सर्विस मेरे को प्रोवाइड करे, मैंने टैक्स दिया घंटा, हर आदमी टैक्स देता है, तो आप लोग डायरेक्ट बेनिफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा एग्जैक्टली कि क्लास फर्स्ट के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है, फाउंडेशन को मैंने बनाने की कोशिश की है। लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा, लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप